गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको रंध्र की संरचना के बारे में बताया था। अधिकांशतः पादपों में रंध्र की जो संरचना होती है वो दो वृत्ताकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है और इन दो वृत्ताकार जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को द्वार कोशिका कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इनके मध्य में एक छिद्र नुमा संरचना पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? रंध्र छिद्र कहा जाता है। तो ये संरचना क्या कहलाती है? रंध्र छिद्र के नाम से जानी जाती है। और इनको कौन सी कोशिका कहा जाता है? द्वार कोशिका कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अधिकांशतः पादपों में प्रत्येक रंध्र दो वृत्ताकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका जो होती है, ठीक है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि उनके मध्य में एक छिद्रनुमा संरचना बनती है, जिन्हें रंध्र छिद्र कहा जाता है। आपको हमने बताया कि द्वार कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है कैसी होती है? पतली होती है। ये भित्ति, बाहरी भित्ति पतली होती है। और आंतरिक भित्ति कैसी होती है? ये आंतरिक भित्ति होती है और आंतरिक भित्ति इसकी कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि इन द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। साथ में इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? सुविकसित हरित लवक इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? हरित लवक इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। इन द्वार कोशिकाओं के बाहर की ओर क्या पाई जाती है? ठीक है, बाह्य त्वचा से भिन्न कोशिकाएं पाई जाती है। और ये बाह्य त्वचा से भिन्न कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है? सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल के नाम से, सब्सिडरी सेल्स के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। ठीक है, प्रकाश दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सहायक कोशिकाओं से जल क्या है? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश कर जाता है तो आपको उन्हें बताया कि ये क्या है? रंध्र जो होता है या द्वार कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वो कैसी होती है? स्फीत होती है। ठीक है, जिसके कारण ये बाहर की ओर क्या है? इन पर बल लगता है। ऐसे ही ये पतली जो भित्ति होती है, सबसे भारी भित्ति, ये भी बाहर की ओर क्या है? खींचती है। इसलिए ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। द्वार कोशिकाएं स्फीत होने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। परंतु जैसे ही रात्रि हो जाती है तो रात्रि के दौरान मैंने आपको बताया कि ये द्वार कोशिकाओं से जल पुनः किस में आ जाता है? सहायक कोशिकाओं में आ जाता है। सहायक कोशिकाओं में आने पर द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती है? शिलत हो जाती है। और शिलत होने पर रंध्र जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इस तरीके से रंध्र क्या होते हैं? खुलते और बंद होते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने के पश्चात हमने आपको बताया रंध्र गति की क्रिया विधि। हमने रंध्र गति के बारे में बताया कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को रंध्र गति कहते हैं। और आपको बताया रंध्र गति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिनमें से एक परिकल्पना पर आपसे हमने चर्चा की थी और उस परिकल्पना का नाम था मांड-शर्करा परिकल्पना। मांड-शर्करा परिकल्पना, स्टार शुगर हाइपोथेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। स्टार शुगर परिकल्पना क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जेडी सायरे नामक वैज्ञानिक ने 1923 के अंदर, जेडी सायरे ने 1923 के अंदर ये परिकल्पना दी। कौन सी परिकल्पना? मांड-शर्करा परिकल्पना दी। ठीक है, इस परिकल्पना का प्रतिपादन जेडी सायरे ने किया था। और इससे पहले भी एक वैज्ञानिक हुए थे 1908 में, जिनका नाम था लॉयड।
और लॉयड ने क्या कहा था, मैं आपको बता चुका हूं कि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, मांड पाया जाता है, ऐसा लॉयड नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, देखिए इसके बाद जेडी सायरे और लॉयड के बारे में मैं आपसे आगे बात कर रहा हूं कि इन्होंने क्या बताया। जेडी सायरे ने कि दिन के समय में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ये द्वार कोशिकाएं होती है। इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, इनके द्वारा क्या है, उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, तो द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिया जाता है, जिससे पीएच कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। मैंने आपको बताया पीएच कितना हो जाता है, उस दौरान 7 हो जाता है, अर्थात पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पीएच बढ़ जाता है तो द्वार कोशिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम। और ये फास्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने पर इन द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो मांड होता है, स्टार्च होता है, वो किस में बदल जाता है, शर्करा के अंदर क्या है, बदल जाता है। मैंने आपको बताया स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। जब ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं इसमें विसरण दाब न्यूनता का मान कैसा हो जाता है, कम, वो अधिक हो जाता है। विसरण दाब न्यूनता का मान अधिक होने पर मैंने आपको बताया कि समीपस्थ कोशिकाओं से या सहायक कोशिकाओं से जल किस में प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है। द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने पर रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे ही रात्रि होती है तो रात्रि जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर पीएच का मान लगभग 5 हो जाता है, अर्थात पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच का मान जैसे ही कम होगा तो द्वार कोशिकाओं से जो जल होता है वो वापस किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में आ जाता है। और सहायक कोशिकाओं में आने पर ये द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती है, द्वार कोशिकाएं शिलत हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये परिकल्पना हमने आपको मांड शर्करा परिकल्पना आपको बताई थी। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो 2 परिकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। एक स्टीवार्ड की परिकल्पना और दूसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यानी कि एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो चर्चा करेंगे वो है स्टीवार्ड सिद्धांत। तो आज हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट परिकल्पना है, जिस परिकल्पना का नाम है स्टीवार्ड परिकल्पना के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। लेसन नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। और आज का टॉपिक है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ स्टीवार्ड।
देखिए स्टीवार्ड की जो परिकल्पना दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। जैसे हमने आपको बताया था मांड शर्करा परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? मांड शर्करा परिकल्पना जेडी सायरे के द्वारा दी गई है। ऐसे ही स्टीवार्ड की परिकल्पना किसने दी है? स्टीवार्ड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ये परिकल्पना दी है। ठीक है, स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने जेडी सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया है। स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या है अपनी इस परिकल्पना में जो जेडी सायरे की परिकल्पना है उसी को ही आगे क्या है इन्होंने बढ़ाया है। किस तरीके से बढ़ाया है मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए हमने अभी आपसे बात की थी ये हमने आपको बताई थी सहायक कोशिकाएं होती हैं और ये क्या है द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, और ये क्या है रंध्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन द्वार कोशिकाओं में ये क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। इस तरीके की संरचना आप यहां पर देखें। तो स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और किस तरीके से बढ़ाया उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए हम आपको बता दें कि जेडी सायरे ने बताया था कि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मांड पाया जाता है। और क्या होता है कि द्वार कोशिकाएं दिन के समय में द्वार कोशिकाएं क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का द्वार कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? उपयोग करता है। जब उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे पीएच का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हमने आपको जेडी सायरे में भी बताया था। पीएच का मान कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, अर्थात पीएच का मान यहाँ पर क्या है? बढ़ गया है। जब पीएच का मान बढ़ जाता है तो द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम मैंने बताया था फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। क्लियर बात समझ गई? जब फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है तो आपको मैंने बताया है कि इस द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च ना बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? मांड बोल सकते हैं। तो ये स्टार्च जो होता है वो फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, स्टार्च से क्या करता है? क्रिया करता है। यानी कि स्टार्च फास्फोराइलेज एंजाइम से क्या करता है? क्रिया करता है। ये क्रिया कौन से समय में चल रही है? दिन के समय में। दिन के समय में क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है। तो स्टार्च जो होता है वो फास्फोराइलेज एंजाइम से क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप स्टार्च जो होता है वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात ये पहली रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बताई है। ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होगा ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है। और आपको मैं बता दूं ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो फास्फोग्लाइल क्यूमिटेज, फास्फोग्लाइल क्यूमिटेज
फास्फोग्लाइल क्यूमेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फास्फेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। और सबसे अंत में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। साथ में अकार्बनिक फास्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेटों का निर्माण होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? फास्फोटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? फास्फोटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इज इट राइट? तो ये फास्फोटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। यहां पे आपको बता दूं, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट होते हैं, ये जल के अंदर अधिक घुलनशील होते हैं। किसकी तुलना में अधिक होते हैं? ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना। यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जो होते हैं वो ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है। इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये द्वार कोशिका होती है। इस द्वार कोशिका के अंदर कोशिका रस की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कोशिका रस की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कोशिका रस की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और कोशिका रस की सांद्रता में जब वृद्धि होगी तो द्वार कोशिका कि ये आंतरिक भित्ति और बाहरी भित्ति ये बाहर की ओर क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है। स्फीत का मतलब फैल जाती है। जब ये स्फीत हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रात्रि के दौरान क्या होता है? देखिए, रात्रि के दौरान मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर दोबारा मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूंगा। रात्रि के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो बढ़ने पर क्या होता है? मैंने आपको बताया पीएच का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और पीएच का मान जब कम हो जाता है तो आपको हमने बताया कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करता है। हालांकि आपके रिएक्शन में ये हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो होता है वो किससे क्रिया करता है? अकार्बनिक फास्फेट और एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ पर क्या है? काम में ली जाती है। ये तीनों क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है? ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण हो गया है। ये ग्लूकोज अकार्बनिक फास्फेट और एटीपी से जब क्रिया करते हैं तो किस एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं? हेक्साकाइनेज एंजाइम। हेक्साकाइनेज एंजाइम। हालांकि आपके एंजाइम जो मैंने दिखे हैं ये आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुकों में तो डायरेक्ट लिखा है कि स्टार्च ग्लूकोज 1 फास्फेट में ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। पर ये नहीं लिखा किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। मैंने आपको बता दिया रात्रि के दौरान जो ग्लूकोज होता है ये अकार्बनिक फास्फेट और एटीपी की उपस्थिति में हेक्साकाइनेज एंजाइम से क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ग्लूकोज 1 फास्फेट का जब निर्माण होता है तो द्वार कोशिका में जो कोशिका रस की सांद्रता होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात ये कोशिका स्फीत होने के बजाय कैसी हो जाती है? स्लत हो जाती है। रंध्र कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं स्टीवार्ड की परिकल्पना को दोबारा से समझा रहा हूं। ये मैंने आपको डिटेल से बताई है, अब मैं आपको शॉर्टली बात कर रहा हूं। देखिए, स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, समरी टाइप आपको पढ़ाने जा रहे हैं। स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ठीक है, स्टीवार्ड परिकल्पना दी
स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने जेडी सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया था। जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे किसने बढ़ाया था? स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने बढ़ाया था। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि दिन के समय में, कौन से समय में? दिन के समय में जब प्रकाश की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आपको हमने बताया द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे होती है दिन के समय में, तो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिया जाता है, जिससे पीएच की सांद्रता बढ़ जाती है, या पीएच का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पीएच का मान जब अधिक हो जाता है तो स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। उसके पश्चात ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट अंत में किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट ये दोनों होते हैं, वो इस ग्लूकोज 1 फास्फेट से अधिक क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यानी कि ये कम घुलनशील होते हैं, ये दोनों अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें अधिक घुलनशील होते हैं? जल के अंदर अधिक घुलनशील होता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, जिससे द्वार कोशिकाओं की जो द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है तो द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति और बाहरी भित्ति ये दोनों स्फीत हो जाती है, और स्फीत होने पर रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, जिसकी रिएक्शन मैंने आपको यहां दिखा दी। रात्रि के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे पीएच का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कम होने पर मैंने आपको बताया ग्लूकोज, अकार्बनिक फास्फेट और एटीपी से हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण हो जाता है। इस दौरान द्वार कोशिका में कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है, और कम होने पर क्या होता है? ये द्वार कोशिकाएं शिलत हो जाती हैं। शिलत होने पर रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। हमने आपको रंध्र गति क्या बताई? हमने रंध्र गति की क्रियाविधि, हम रंध्र गति की क्रियाविधि तो पढ़ने जा रहे हैं, और हमने क्या बताया? रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को ही द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, दैट इज नोन एज स्टोमेटल मूवमेंट या स्टोमेटल लोकोमोशन। तो ये क्या बताया हमने? रंध्र गति आपको पढ़ाया था, तो रंध्र गति आपकी क्लियरली समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पे रंध्र खुलेंगे और बंद होंगे, किसकी सहायता से होंगे वो हम आपको यहाँ पर बता चुके। ठीक है, तो ये है स्टीवार्ड की परिकल्पना। जेडी सायरे ने तो इतने बताया कि स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। ये यहां तक तो जेडी सायरे की परिकल्पना होगी, और स्टीवार्ड ने इस जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट किस में बदल जाएगा? आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज बनेगा यहां पर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। और जैसे ही रात्रि हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम हो जाता है। पीएच का मान कम होने पर विसरण दाब न्यूनता की मान कम हो जाती है, जिससे द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती है? शिलत हो जाती है, और रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं, और वो है दूसरी परिकल्पना। ठीक है, रंध्र गति क्रिया विधि की दूसरी परिकल्पना पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और उस परिकल्पना का नाम है सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। देखिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत।
इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। देखिए सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत जो दिया गया है वो 1959 के अंदर दो वैज्ञानिक थे। 1959 में जापान के दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था इमामुरा। क्या नाम था वैज्ञानिक का नाम? इमामुरा। एक वैज्ञानिक का नाम था इमामुरा और दूसरे का नाम था फ्यूजिनो। क्या नाम था? फ्यूजिनो। इमामुरा और फ्यूजिनो नाम के वैज्ञानिकों ने कौन सी परिकल्पना दी थी? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत दिया। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपको मैंने बताया 1959 के अंदर जापान के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इमामुरा और फ्यूजिनो। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। उसके बाद आपको बता दूं 1974 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था लेविट। 1974 में लेविट नाम का एक वैज्ञानिक था और उस लेविट नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस सिद्धांत का रूपांतरण किया, यानी कि इस सिद्धांत को एक रूपांतरित रूप दिया। या हम कह सकते हैं 1974 में लेविट नाम का जो वैज्ञानिक था उन्होंने इसका विस्तृत रूप दिया। किसका विस्तृत रूप दिया? सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत का एक विस्तृत रूप जो दिया गया था वो इसी वैज्ञानिक के द्वारा, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, मैं आपको एक सीधी लाइन बोल रहा हूं फिलहाल एक बार को। इस सिद्धांत के अनुसार इमामुरा और फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दिन के समय में जब कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दिन के समय में जब कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो दिन के समय में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? द्वार कोशिका होती है, जिनको इंग्लिश में गार्ड सेल के नाम से या रक्षक कोशिका के नाम से जानते हैं। इन्हें द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। तो इमामुरा और फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इन द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, इन द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन से अम्ल का निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। जबकि आपको मैं बता दूं स्टीवार्ड की परिकल्पना और जेडी मांड शर्करा परिकल्पना जो थी उसमें बताया था कि द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है या स्टार्च बनता है। तो दिन के समय में ठीक है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, और दिन के समय में इन द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से खोल देता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिन के समय में क्या है कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो पहले किसका निर्माण होता है? फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। सबसे अंत में किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का निर्माण होता है सबसे अंत में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस हरित लवक में द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो क्या है हरित लवक है, इसमें जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान द्वार कोशिकाओं में सबसे पहले क्या बनता है? फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बनता है। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल फिर स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च जो होता है वो बाद में किस में बदल जाता है? मैलिक अम्ल में बदल जाता है। यानी कि सबसे अंत में आपको पता है द्वार कोशिकाओं में
दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। अब क्या होता है, मैलिक अम्ल जो होता है वो वियोजित हो जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है यानी कि द्वार कोशिकाओं में जो मैलिक अम्ल होता है ये क्या है? अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। मैलिक अम्ल किन किन में टूट जाता है? मैलेट के अंदर, मैलेट आयनों के अंदर और हाइड्रोजन आयनों के अंदर क्या है? टूट जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है उसका वियोजन होता है। मैलिक अम्लों के वियोजन से मैलेट और हाइड्रोजन आयनों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा मैलिक अम्ल मैलेट और हाइड्रोजन आयनों के अंदर क्या है? विभक्त हो गया है। अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि ये क्या है? इनको बोलते हैं समीपवर्ती कोशिका, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सहायक कोशिका भी बोल सकते हैं। इन सहायक कोशिकाओं में कौन से आयन होते हैं? पोटेशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही मैलेट आयन द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है। तो ये पोटेशियम आयन जो होता है वो समीपवर्ती कोशिकाओं से, ये समीपवर्ती कोशिकाओं में कौन सा आयन पाया जाता है? पोटेशियम आयन पाया जाता है। और ये पोटेशियम आयन किस में प्रवेश करता है? द्वार कोशिका में क्या करता है? प्रवेश करता है। द्वार कोशिकाओं में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या है? मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो समीपवर्ती कोशिकाओं से पोटेशियम आयन तो किस में प्रवेश करता है? किस में प्रवेश करता है बेटा? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और यहां पे उल्टा काम क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो द्वार कोशिकाओं से किस में आ जाता है? समीपवर्ती कोशिका यानी कि सहायक कोशिकाओं में आ जाता है। हाइड्रोजन आयन जो द्वार कोशिका, मैलिक अम्ल का जब अपघटन हुआ तो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना। क्लियर हुआ? और अब क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन तो क्या है कि द्वार कोशिकाओं से निकल के किस में आ गया है? समीपवर्ती कोशिकाओं में आ गया है, सहायक कोशिकाओं में आ गया है। इसी दौरान जो द्वार कोशिकाओं के जो सहायक कोशिकाएं या समीपवर्ती कोशिका उनमें पोटेशियम आयन होता है, वो द्वार कोशिकाओं में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के पश्चात अब देखो हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया है और मैलेट के साथ कौन सा आयन आ गया है? पोटेशियम। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया है? पोटेशियम मैलेट आयनों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पोटेशियम मैलेट आयनों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। पोटेशियम मैलेट आयनों का निर्माण हो गया। तो पोटेशियम मैलेट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। एक बार फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनने का। ठीक है, मैलिक अम्ल का क्या है? मैंने आपको बताया दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल का क्या होता है? अपघटन होता है। किस में होता है? द्वार कोशिकाओं में होता है। द्वार कोशिकाओं में जब मैलिक अम्ल का अपघटन होता है तो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन तो किस में चला जाता है? द्वार कोशिका से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। और सहायक कोशिकाओं में क्या होता है? पोटेशियम आयन होता है। जो पोटेशियम आयन सहायक कोशिका से किस में चला जाता है? द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या है? चला जाता है, यानी कि द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब आपको पता है कि मैलेट आयन किससे क्रिया करता है? पोटेशियम आयनों से क्रिया करता है, जिससे पोटेशियम मैलेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जब द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाता है तो द्वार कोशिकाओं में परासरण की सांद्रता क्या है? परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? द्वार कोशिकाओं में परासरण सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो द्वार कोशिकाओं के अंदर, इन द्वार कोशिकाओं में परासरण सांद्रता, ठीक है, परासरण सांद्रता ना बोले तो हम कह सकते हैं परासरण दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब पोटेशियम मैलेट आयन का निर्माण किस में हो जाता है? द्वार कोशिकाओं में हो जाता है। तो इन द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब का मान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। परासरण दाब का मान जब बढ़ जाता है तो मैंने आपको बताया कि ये सहायक कोशिकाओं से जल, सहायक कोशिकाओं से जल किस में प्रवेश करता है? सहायक कोशिकाओं से जल किस में आ जाता है? द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। द्वार कोशिका मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? अंतः परासरण की क्रिया होती है, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है।
और एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होने पर क्या है कि द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति और बाहरी भित्ति पर क्या है, स्फीत दाब क्या हो जाता है, लगने लगता है, या स्फीत दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और स्फीत दाब बढ़ता है तो यहाँ पे रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो रंध्र किस तरीके से खुले अब मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, ठीक है। देखो, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत जापान की इमामुरा और फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक ने दिया, और इसका विस्तृत रूप से अध्ययन जो लेविट नामक वैज्ञानिक ने किया, साथ में इसको एक रूपांतरित रूप भी दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो इन द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का क्या होता है, अपघटन होता है, वियोजन होता है। अपघटन या वियोजन होने पर मैलिक अम्ल मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो द्वार कोशिकाओं से किस में आ जाता है, सहायक कोशिकाओं में या समीपवर्ती कोशिकाओं में आ जाता है, तथा सहायक कोशिका या समीपवर्ती कोशिकाओं से पोटेशियम आयन किस में प्रवेश कर जाता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। पोटेशियम आयन जो होता है वो मैलेट से क्रिया करता है, जिससे पोटेशियम मैलेट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। पोटेशियम मैलेट का निर्माण होने पर परासरण दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परासरण दाब का मान बढ़ने पर, ठीक है, यहां पर इन रंध्रों के अंदर अंतः परासरण की क्रिया होती है, यानी कि जो जल होता है वो सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने पर ये रंध्र की आंतरिक भित्ति यानी कि द्वार कोशिका की आंतरिक भित्ति और ये बाहरी भित्ति, इन दोनों पर क्या लगता है, स्फीत दाब उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पे स्फीत दाब क्या है, बढ़ जाता है, और स्फीत दाब का मान बढ़ने पर रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। आप देखिए, रात्रि होती है, रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं। जब रात्रि होती है, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो होती है वो द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि मैलिक अम्ल जो होगा, ठीक है, वो मैलिक अम्ल जो होगा वो स्टार्च में क्या हो जाता है, बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मैलिक अम्ल स्टार्च में बदलता है। कैसे बदलता है इसको मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे वापिस जो हाइड्रोजन आयन समीपवर्ती कोशिकाओं से पुनः किस में चले जाते हैं, द्वार कोशिकाओं में चले जाते हैं, तथा द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन आए थे वो वापस किस में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं भाई, समीपवर्ती कोशिकाओं में या सहायक कोशिकाओं में चले जाते हैं। जाने के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर पोटेशियम आयन वैसे ही चले गए तो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयनों का पुनः संयोजन हो जाता है, जिससे मैलिक अम्ल बनता है, और मैलिक अम्ल बाद में किस में बदल जाता है, स्टार्च में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब का मान कम हो जाता है। परासरण दाब का मान कम होगा तो यहाँ पर इन रंध्रों के अंदर क्या होगा, बहिर्परासरण होगा, अर्थात द्वार कोशिकाओं से जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। द्वार कोशिकाओं से जब जल बाहर निकलेगा तो ये द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्लथ हो जाती हैं, और द्वार कोशिका जब स्लथ होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से रंध्र क्या है, खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। तो रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं, किस प्रकार से खुलते हैं, ये बातें आपके समझ में आ गई, ठीक है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत को एक बार मैं संक्षेप में फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। इमामुरा और फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, ठीक है। द्वार कोशिकाओं में, ठीक है, दिन के समय में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल के वियोजन से मैलेट और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन आयन किस में चला जाता है, समीपवर्ती कोशिका या सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, ठीक है। समीपवर्ती कोशिकाओं में जो पोटेशियम होता है वो किस में चला जाता है, द्वार कोशिकाओं में चला जाता है। ये पोटेशियम आयन मैलेट से क्रिया करता है, जिससे पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है। पोटेशियम जो मैलेट होता है, मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण होने पर
किनमें निर्माण होता है? द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मैलेट का निर्माण होने पर परासरण दाब की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परासरण दाब की सांद्रता बढ़ने पर या परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। परासरण दाब का मान बढ़ने पर जल जो होता है वो समीपवर्ती कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे ये कोशिका स्फीत हो जाती है। कौन सी कोशिका स्फीत हो जाती है? द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है, रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रात्रि के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं में बढ़ने पर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो समीपवर्ती कोशिकाओं से पुनः किस में आ जाते हैं? द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। और द्वार कोशिकाओं में आए हुए पोटेशियम आयन पुनः किस में आ जाते हैं? समीपवर्ती कोशिकाओं में आ जाते हैं, जिससे मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन पुनः संयोजित होते हैं और मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और मैलिक अम्ल बाद में स्टार्च में क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्टार्च में बदलने से ही परासरण दाब का मान कम हो जाता है। परासरण दाब का मान कम होने पर यहाँ पे बहिर्परासरण की क्रिया होती है, जिससे क्या है कि द्वार कोशिकाओं से जल समीपवर्ती कोशिकाओं में आ जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्थिरत हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इस तरीके से क्या है? रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ये सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। देखिए, इसी सिद्धांत को अब मैं आपको एक आरेख चित्र के द्वारा आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। ऑल ऑफ यू वॉच द व्हाइट बोर्ड so that we can comprehend you in better way। देखिए, हम आउटर लाइनर डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आउटर लाइनर डायग्राम किसका? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। देखिए, दिन के समय की बात चल रही है, ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, दिन के समय में क्या होती है? सहायक कोशिका होती है, जिनको गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। गार्ड सेल जो होती हैं उनके अंदर प्रारंभिक अवस्था में मैंने बताया था फास्फोइनोल बनता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फास्फोइनोल से स्टार्च बनता है और स्टार्च किस में बदल जाता है? मैंने आपको बताया मैलिक अम्ल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब आपको मैंने बताया कि जो मैलिक अम्ल होता है इसका क्या होता है? अपघटन होता है। मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल जो होता है वो मैलेट और हाइड्रोजन आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। मैलेट और हाइड्रोजन आयनों में विभक्त हो जाता है। अब मैं आपको ये कोशिका जो दिखा रहा हूं, ठीक है, इन कोशिकाओं में कौन से आयन है? पोटेशियम आयन। तो इनको मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल्स। और ये जो कोशिकाएं, इनको हमने आपको नाम दिया है, ये है द्वार कोशिका। ठीक है, अब देखिए, द्वार कोशिकाओं से ये हाइड्रोजन होता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में ये हाइड्रोजन होता है, तो ये तो हाइड्रोजन क्या है? किस में आ जाता है? इन सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन इसमें चला जाता है, पोटेशियम आयन किस में आ जाता है? द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। जिसके फलस्वरूप मैंने आपको बताया कि यहां पर मैलेट, पोटेशियम मैलेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि द्वार कोशिका में पोटेशियम आ गया, हाइड्रोजन जो था वो किस में चला गया? सहायक कोशिका में। बचा क्या? मैलेट। तो मैलेट पोटेशियम, पोटेशियम मैलेट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। किसमें? द्वार कोशिकाओं में हो गया। द्वार कोशिकाओं में जब पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है तो परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। परासरण दाब का मान बढ़ता है तो अंत परासरण की क्रिया होती है, एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस की क्या होती है? ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। एंडो ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान यहां पर क्या है? स्फीत दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्फीत दाब का मान जब बढ़ जाता है तो द्वार कोशिकाओं में स्फीत दाब का मान बढ़ने पर रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो गए? खुल गए। अब मैं बात कर रहा हूं रात्रि के दौरान की। रात्र में किस तरीके से होता है?
देखिए रात्रि के दौरान मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं है, और यहाँ पे किसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, तो मैं आपको अब दोबारा डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, देखिए इसके लिए यहां पे हाइड्रोजन आयन है और ये क्या है, द्वार कोशिका है, ठीक है। इनमें कौन सा है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम आयन तो कहां चला जाएगा, यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में चला जाएगा, ओ सॉरी सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा, और हाइड्रोजन आयन किस में आ जाएगा, द्वार कोशिका में आ जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या है, मैलेट और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो वापस मैलेट और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। मैलेट और हाइड्रोजन आयन दोनों आपस में संयोजित होते हैं और किसका निर्माण हो जाता है, मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। मैलिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, स्टार्च का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जब स्टार्च का निर्माण हो जाता है तो परासरण दाब का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जब परासरण दाब का मान कम हो जाता है तो यहां पर कौन सी क्रिया होती है, एक्सो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, एक्सो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, बहिर्परासरण की क्रिया होती है। और जब बहिर्परासरण की क्रिया होती है तो स्पीड दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और स्पीड दाब का मान जब कम होता है तो रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सॉरी हाँ, रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये हमने आपको आरेख चित्र के जरिए क्या है, सक्रिय पोटेशियम आयन के सिद्धांत को क्या है, समझा दिया, ठीक है। इसी के साथ सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत समाप्त हुआ। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।